नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम के फर्स्ट पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि सारे बच्चे कंटिन्यू हर वीडियो में डिमांड कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे पहले क्लासें हैं। हमने पिछली सितंबर 2025 के अंदर भी टॉपिक करवाया था। उसके बाद में कुछ नए डेटा नई रिपोर्ट आई है, तो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है जनसंख्या वितरण एवं प्रवास माइग्रेशन जो रिपोर्ट टॉपिक, उसको कंटिन्यू और अपडेट डेटा के साथ में करवा दीजिए। तो आज की इस क्लास के अंदर आपका जुलाई 2026 में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम होने जा रहा है, उसके अंदर नवीनतम डेटा के जनसंख्या प्रवास जो रिपोर्ट जो सम्मेलन हुए हैं उसको एक साथ कंप्लीट करके तैयार किया गया है। और साथ साथ में पीछे जो एग्जाम हुए सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, तो जनसंख्या वितरण प्रवास से जो क्वेश्चन पूछेगी उन क्वेश्चन के बेस के ऊपर शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट तैयार किया गया है। बड़ी मैराथन क्लासें देखने की जरूरत नहीं है, 3-4 घंटे क्लास देखने की जरूरत नहीं है। मात्र 30 मिनट के वीडियो के अंदर या 25 मिनट के वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको इस टॉपिक का दी बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। बच्चे जो डिमांड करते हैं पीडीएफ की, मैं बता दूं, ऐप के ऊपर जाओगे, जी के विद्या के जाएंगे ऐप, वहां पे आपको फ्री में एक कोर्स बना रखा है सेकंड ग्रेड फ्री डेटा का। उसमें पॉलिटी के, इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन करंट के, जो भी इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन जो टॉपिक आपके हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है वहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिव्यू, आपका कमेंट हम लोगों में बहुत मोटिवेशन और उत्साह देने वाला होता है। तो क्लास के बाद कंटेंट कैसा लगे आपको, उसकी जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले बात करेंगे जनसंख्या वितरण एवं प्रवास रिपोर्ट के संदर्भ में। जनसंख्या वितरण एवं प्रवास रिपोर्ट के संदर्भ में सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे, मेन कवरेज या हाईलाइट। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण की, मैं बात कर रहा हूँ, इसमें बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व जनसंख्या दिवस और उसकी रिपोर्ट, प्रमुख देशों का कंपेयर करके, तुलना करके उसमें डेटा को कंट्री वाइज कंपेयर किया गया है। और साथ साथ में विश्व जनसंख्या की संभावना 2024 उसको संशोधित करके उसमें जो भी नवीनतम जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या से महत्वपूर्ण रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट हैं, जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले विश्व की जनसंख्या, सबसे पहले देखेंगे विश्व की जनसंख्या अगले 50 से लेकर के 60 सालों तक बढ़ती रहने का अनुमान है। तो वर्ल्ड की जनसंख्या आगामी 50 से 60 सालों तक बढ़ती रहने का अनुमान है, जो कि 2080 तक, ये ऑफिशियली आपकी रिपोर्ट में दे रखा है कि 2080 तक लगभग 10.3 अरब तक पहुंच जाएगी। तो इसका जो एक एक्सपेक्ट कह सकते हैं, अनुमान कह सकते हैं कि 2080 तक कहां तक पहुंचने की उम्मीद है, तो 10.3 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। और वर्तमान यानी कि 2025 में, अब वर्तमान की रिपोर्ट की बात करेंगे, 2025 में वर्ल्ड में, विश्व में 8.2 बिलियन जनसंख्या है। तो वर्तमान का पूछ सकते हैं 2025 के अंदर कितनी है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है। और जिसमें भारत की जनसंख्या है वो कितनी है, 1.46 बिलियन है। तो विश्व की 8.2 बिलियन है, उसमें से भारत की जनसंख्या कितनी है, 1.46 बिलियन है। और अब इसके बाद में 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई। और जहां पर विश्व की जनसंख्या को 7 बिलियन से 8 बिलियन तक पहुंचने में, 7 बिलियन से 8 बिलियन तक पहुंचने में 12 साल लगे, वहीं पर 9 बिलियन पहुंचने में लगभग 15 साल यानी कि 2037 तक लग जाएंगे। और विश्व की 90% आबादी मात्र 10% भूभाग के ऊपर बसी हुई है। तो ये कुछ डेटा है जनसंख्या के संदर्भ में। और आगे चलते हैं इसके बाद में। अब मेन प्रश्न आपका ये पूछता है कि महाद्वीप देख करके, महाद्वीपों को आरोही अवरोही क्रम में पूछता है, पक्का डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हम कोशिश करेंगे इसको ट्रिक के साथ में कवर अप कर सकें। तो सबसे पहले कि महाद्वीप के अकॉर्डिंग जनसंख्या 2026 के नवीनतम डेटा के अकॉर्डिंग इसको तैयार करें, देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे स्रोत क्या है, विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इसका ऑफिशियली सोर्स लिया गया है। तो एक बार जरा देख लीजिए, फिर अपनी ट्रिक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एशिया महाद्वीप। महाद्वीप कौन सा, एशिया, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 4856 4856 मिलियन है।
और इसकी जनसंख्या का परसेंटेज की बात करें वो कितना है 60% है। तो जनसंख्या का परसेंटेज कितना है 60% अकेला कहाँ पे एशिया के अंदर आ रहा है। और क्षेत्रफल परसेंट की बात करें कितना आ जाएगा 29.8%। तो एशिया जो महाद्वीप है यहाँ पे जनसंख्या का परसेंटेज पूछे आपसे तो कितना 60%, और यहाँ का क्षेत्रफल परसेंटेज पूछे तो कितना आ जाएगा 29.8% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप कौन सा आ जाएगा एशिया ही महाद्वीप। दूसरा कौन सा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है 1574 मिलियन, और जनसंख्या परसेंटेज इसका आ जाएगा 18%, और इसका क्षेत्रफल कितना है 20.3%। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप कितनी है 741 मिलियन, इसका जनसंख्या परसेंटेज है 9.5%, लेकिन क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका 6.7% इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका 641 मिलियन, ये 7.5% यहाँ पे जनसंख्या का परसेंटेज है, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 16.2%। और नेक्स्ट इसके बाद में है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका 440 मिलियन जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का परसेंटेज पूछे कितना आ जाएगा 5.5%, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11.9%। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया 47 मिलियन सबसे कम आ रही है यहाँ पे, और जनसंख्या परसेंटेज 0.5%, और क्षेत्रफल कितना है 5%। लेकिन एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पे जनसंख्या है ही नहीं, तो वह कौन सा अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई स्थायी निवास है ही नहीं जनसंख्या का, और 0.0%, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 9.2%। तो अंटार्कटिका में तो है ही नहीं, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर देखेंगे अपने साउथ अमेरिका के अंदर, फिर उत्तरी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर आरोही अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। तो याद कैसे करेंगे, एक तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जैसे AAENSA, AAENSA, या इसको भी कर सकते हो, या अगर याद ना हो तो देख लो कि AC अफीम, इसको ट्रिक से ऐसे याद कर लो कि AC जो अफीम रोपी, AC अफीम रोपी जो कि जिससे नशा लिया, AC अफीम रोपी जिससे नशा लिया, AC से एशिया, अफीम से अफ्रीका, रोपी से यूरोप है, नासा, ना से नॉर्थ अमेरिका, सा से साउथ अमेरिका, लिया से ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसी अफीम रोपी, ऐसी अफीम रोपी जिससे नशा लिया, एशिया, अफीम अफ्रीका, रोपी से यूरोप, नासा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लिया से ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम आ जाएगा। और जिसमें जनसंख्या है ही नहीं तो वह कौन सा आ जाएगा अंटार्कटिका। और नेक्स्ट चलते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख यौन एवं स्वास्थ्य एजेंसी है, और यह 150 से अधिक देशों में महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के अधिकारों और विकल्पों की रक्षा के लिए काम करती है। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यह 1967 में, उसकी स्थापना कब हुई 1967 में, 67 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, और लैंगिक जो समानता है उसको बढ़ावा देना है। स्टैब्लिश कब हुई 1967 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और यह 150 से अधिक देशों में महिला, गर्ल्स और युवाओं के अधिकारों और विकल्पों की रक्षा के लिए काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करेंगे UNFPA यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आई 2025 की। आजकल की थीम पूछ रहे हैं, मैंने थीम ऊपर डाल दी है। तो UNFPA 2025 की थीम आपसे पूछ सकते हैं, इसकी थीम क्या थी 2025 की थीम देख लीजिए, पूछ सकते हैं। तो थीम इसकी क्या थी, वास्तविक प्रजनन संकट। इसकी थीम क्या थी, वास्तविक प्रजनन संकट इसकी थीम रही है। कब की 2025 की इसकी थीम रखी है। वर्ल्ड के टॉप 10, विश्व के टॉप 10 जनसंख्या वाले देशों की स्थिति, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया 2025 के अंदर कि विश्व के टॉप 10 जनसंख्या के देश कौन कौन से हैं। तो वो आप देख लीजिए, महाद्वीप कर लिया आपने, AC अफीम रोपी, नासा लिया। अब बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, सेकंड ग्रेड में पक्का क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये देखिए जरा, देश पढ़ेंगे, देखिए जरा देश पढ़ेंगे, तो देश पढ़ेंगे सबसे पहला भारत आ जाएगा। देश कौन सा, भारत है। जनसंख्या कितनी 1.46 बिलियन है। प्रति महिला कुल जो प्रजनन दर है, प्रति महिला की जो प्रजनन दर है ना, वो कितनी है 1.9 भारत की। और जन्म के समय अनुमानित तो जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन के व्यक्ति जीवन के जीने के औसतन जो वर्ष हैं वो
क्या है जीवन प्रत्याशा, पुरुषों की तो कितनी रही है 71 साल तक रही है जीवित रहने की प्रत्याशा, और महिलाओं की कितनी मानी गई है एवरेज, वो 74 मानी गई है। तो भारत नंबर 1 पे है जिसकी जो पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन है। लेकिन नंबर 2 पे कौन सा, चाइना है जो कि 1.41 बिलियन है। यूएसए नंबर 3 पे 347, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया 285 बिलियन, और पाकिस्तान पढ़ेंगे 255 मिलियन, और नाइजीरिया पढ़ेंगे 237 मिलियन, ब्राजील पढ़ेंगे 212 मिलियन, बांग्लादेश पढ़ेंगे 175 मिलियन, रूस पढ़ेंगे 144 मिलियन, और इथोपिया पढ़ेंगे कितना है 135 मिलियन। अब इसको याद कैसे करें ट्रिक से, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आएगा कि बाहर देख करके बाहर की कंपेयर पूछ सकते हैं, या कोई और कंट्री देख कर कंपेयर पूछ सकते हैं, या उनका आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो। अक्सर एक ट्रिक चलती है, बच्चे पढ़ते हैं कि ये कंप्यूटर की डिग्री सारे जानते हैं, बैचलर कंप्यूटर की जो डिग्री है कौन सी, बीसीए करते हैं, बीसीए करते हैं। तो कहते हैं कि किसी स्टूडेंट ने बीसीए की, किसी स्टूडेंट ने बीसीए की, बीसीए की, बी से बोले तो भारत, सी से बोले तो चाइना, ए बोले तो अमेरिका। तो बीसीए की, किसी बच्चे ने बीसीए कर ली, बीसीए कर ली, अब वो क्या करेगा, इंडोनेशिया में जाएगा, इंडोनेशिया में जाएगा, इंडोनेशिया में बीएससी की, यानी कि बीसीए कर लेगा कहां से, इंडोनेशिया से, बीसीए करेगा इंडोनेशिया से, बीसीए करेगा। हाँ, पाते ही भारत में आते ही पीएनबी बैंक इनको नौकरी दे देता है, पीएनबी बैंक नौकरी देगा। पी से कौन सा, पाकिस्तान, एन से कौन सा, नाइजीरिया, बी से कौन सा, ब्राजील, और पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक, बी से ब्राजील, बी से बैंक, यानी बांग्लादेश में नौकरी मिल जाती है। अब है पीएनबी बैंक में काम बहुत बंदे को ज़्यादा मिलता है, बैंक में बहुत वर्कलोड है, काम काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो वो फिर रूस जाता है। फिर वो रूस जाता है कि मैंने डिग्री क्या कराई, थोप देता है घर वालों पे, थोप देता है, थोप इथोपिया। यानी कि कोई बंदा है वो बीसीए करेगा, बीसीए करेगा कहाँ से, इंडोनेशिया से बीसीए करेगा, वहाँ से भारत में आते ही इसको पीएनबी, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील और बांग्लादेश में यहाँ पे कंट्री आ जाएंगे। फिर रूस जाता है तो थोप देता है कि डिग्री क्यों करवाई, थोप देता है। तो ये टॉप 10 की कंट्रीज आ जाएगी जहाँ पे जनसंख्या का आपसे पूछ सकते हैं क्रम, आरोही या फिर अवरोही तरीके से। और नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या का क्रम वाइज। कई बार क्या है, क्वेश्चन भी आता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका सापेक्ष या तुलनात्मक तरीके से कंपैरिजन करके भी प्रश्न आरपीसी डाल देती है। तो भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या का जो सीक्वेंस है वो आप देखिएगा। नंबर कौन सा, चाइना, नंबर कौन सा, चाइना कितनी है, 1.41 मिलियन है। फिर इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान कितनी है, 255 मिलियन है। पहले चाइना, फिर पाकिस्तान। फिर कौन सी, बांग्लादेश है, 175 मिलियन है। फिर कौन सा, म्यांमार है, 54.9 मिलियन है। फिर कौन सा, अफगान है, 43.8 मिलियन। और इसके बाद में कौन सा, नेपाल है, 29.6 मिलियन। और इसके बाद कौन सा, श्रीलंका है, 23.2 मिलियन। और इसके बाद कौन सा, आठवां कौन सा, भूटान है जो कि 0.8 मिलियन, यानी कि इसमें 8 लाख है। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या का क्रम भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछ ले, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और नेक्स्ट चलते हैं अन्य देशों की जनसंख्या। तो अन्य देशों की जनसंख्या को एक बड़े बड़े और फ्लैशबैक कवरेज डाल दें तो सबसे पहले देखते हैं फ्रांस। फ्रांस की जनसंख्या कितनी है, 66.7 मिलियन है। और साउथ कोरिया कितनी है, 51.7 मिलियन है। थाईलैंड कितनी है, 71.6 मिलियन है। जापान है 123.1 मिलियन है। यूके 69.5 मिलियन है। मिस्र 118.4 मिलियन है। साउथ अफ्रीका 64.8 मिलियन है। कनाडा 40.1 मिलियन है। जर्मनी 84.1 मिलियन है। ईरान जो कि अभी चर्चा में है 92.4। तो ईरान है, इराक है, इनको आप देख लेना। यूक्रेन, ये काफ़ी चर्चित रह रहे हैं कंट्री, इनको जरूर देख लेना। ईरान 92.4, ये इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में है, तो इनको जरूर देख लेना अच्छे से, बढ़िया मेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईरान 92.4, इराक 47, टर्की 87.7 और यूक्रेन 39, जो कि क्या है, मिलियन के अंदर है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात 11.4 मिलियन है। और सऊदी अरब 34.6 मिलियन है। इजराइल, ये भी चर्चा में है, देखेंगे जरा इसके बारे में भी, तो 9.5 मिलियन है। और वियतनाम जो कि 101.6 मिलियन है। तो अन्य देशों का जनसंख्या का जरूर देख लीजिए। और जब ये वर्तमान में वैश्विक स्तर पे ऊपर काफी मुद्दा छाया हुआ है, ऐसी कंट्रीज जो चर्चा में है, उसको भी आप एक बार नजर जरूर डाल के दो जाना, क्योंकि वहां से प्रश्न आने की प्रायोरिटी भी बनती है।
और अब चलते हैं आगे, जनसंख्या के आधार पर आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन कौन कौन से हैं। आजकल प्रश्न सम्मेलन से बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, तो जनसंख्या के आधार पे संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं वो पढ़ेंगे। कई बार पूछ लेगा कि प्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन कब और कहां पे हुआ, तो रोम के अंदर हुआ था। कब? 1954 के अंदर हुआ था। रोम के अंदर हुआ था 1954 में। प्रोसीडिंग ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस 1954 को ये रोम के अंदर 31 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर 1954 को ये कंडक्ट हुआ था। और अब बात करेंगे अगला विश्व जनसंख्या जो सम्मेलन, अगला इसके बाद की बात करेंगे, ये बेलग्रेड के अंदर 1965 को हुआ था। बेलग्रेड में हुआ था ये 1965 को ये आयोजित हुआ। दूसरा, पहला रोम के अंदर 1954 के अंदर, नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा बेलग्रेड 1965 के अंदर हुआ था, बेलग्रेड के अंदर। इसके बाद तीसरा देखेंगे तो विश्व जनसंख्या सम्मेलन ये बुखारेस्ट 1974 को कहां पे? बुखारेस्ट के अंदर हुआ था। तो जनसंख्या के ऊपर वैश्विक सम्मेलन ये बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर हुआ था, जो कि 1974 के अंदर हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन जो कि मेक्सिको सिटी में 1984 को हुआ था। 1974 के बुखारेस्ट समझौते की इसमें समीक्षा की गई है और 147 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया, तो ये महत्वपूर्ण। और इसके बाद में है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, जनसंख्या और विकास के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, आईसीपीडी। और ये कहां पे हुआ? काहिरा मिस्र में हुआ था। 1994 में किया गया था, काहिरा मिस्र में। तो जनसंख्या और विकास के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जनसंख्या और विकास के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 5 से लेकर के 13 सितंबर 1994 को कहां पे हुआ था? काहिरा मिस्र में आयोजित हुआ। और इसके बाद में आईसीपीडी जनसंख्या और वितरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की बात करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो आईसीपीडी प्लस 25 यानी कि यह 25 वर्ष पूरे होने पर, 25 साल पूरे होने पर 2019 में नैरोबी केनिया में हुआ था उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 25 साल पूरे इसके कंप्लीट हुए थे उसके उपलक्ष्य में। लेकिन इसमें कितनी कंट्रीज ने भाग लिया? इसमें 180 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया है। तो पूरे 25 साल होने पे ये नैरोबी केनिया में आयोजित हुआ था, और जिसमें 2019 के अंदर 180 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब प्रश्न आ जाए, इसके प्रमुख 3 टारगेट थे, 3 लक्ष्य थे, जिसको क्या नाम दिया? 30 नाम दिया है, 30 दिया है। 30 की जो अवधि है वो कब तक की? 2030 तक की है। तो प्रश्न आ सकता है। पहले प्रश्न तो क्या हो गया? आईसीपीडी की बात करेंगे। आईसीपीडी के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुआ 2019 के अंदर, नैरोबी के अंदर हुआ था। 3 महत्वपूर्ण समझौते या लक्ष्य कह सकते हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं, जिसको 30 कहते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है? परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों को शून्य करना, परिवार नियोजन की अधूरी जरूरतों को शून्य करना। नंबर 2, मातृ मृत्यु दर को शून्य करना। नंबर 3, लैंगिक हिंसा और हानिकारक प्रथा यानी कि बाल विवाह को भी शून्य करना, जो कि 30 पॉलिसी के ऊपर डिपेंड था, जिसको अचीव करना है 2030 तक है। और नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस, ये कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब को पार कर गई थी, और इस दिन को डे ऑफ 5 बिलियन कहते हैं। तो डे ऑफ 5 बिलियन यानी कि 11 जुलाई तो है, लेकिन वर्ष कौन सा? 1987 को। 1989 को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस दिवस को मान्यता प्रदान की गई। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और 1989 को आधिकारिक तौर के ऊपर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस दिवस को मान्यता मिली। तो मान्यता कब मिली है? 11 जुलाई को मान्यता कब मिली है? 1989 को यूएनडीपी ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी। और इसका पहला जो आयोजन हुआ था 11 जुलाई 1990 को इसका पहला आयोजन हुआ, और इसमें 90 से अधिक देशों ने विश्व जनसंख्या दिवस बनाया। तो 1990 को पहला दिवस हुआ, और इसमें 90 से अधिक देशों ने विश्व जनसंख्या दिवस भी कंडक्ट किया यानी कि मनाया। और आगे चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 2025, ये मानो आपके छपने वाला प्रश्न है। 100% प्रश्न आने की प्रायोरिटी इससे बनेगी, यानी कि थीम पूछ सकते हैं, आजकल थीम पूछ रहे आपको पता ही है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की जो थीम है ना, वो क्या है? इसकी थीम मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रेड से देख लेना। युवाओं को एक निष्पक्ष और आशाजनक दुनिया में परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। 2025 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम वापिस सुनिएगा, क्या थी? युवाओं को एक निष्पक्ष
और आशाजनक दुनिया में परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना इसकी थीम थी। यानी कि एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई थी 11 जुलाई 2025 विश्व जनसंख्या दिवस की। और नेक्स्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट आई है, उसके बाद की रिपोर्ट नहीं है। तो कई बार बच्चे कमेंट भी करते हैं कि नहीं ये पुरानी है, ये रिपोर्ट है उसके बाद रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट के ऊपर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो हम पेश कर रहे हैं, या कौन कौन से फैक्ट हैं। तो इस रिपोर्ट की बात करेंगे, इसका जो सारांश, इसका सारांश पढ़ेंगे तो शिखर पर पहुंच चुके देश, यानी कि शिखर पर पहुंच के जो देश हैं, तो दुनिया की 28% आबादी, दुनिया की जो 28% आबादी यानी कि 63 जो कंट्री है, 63 जो देश हैं, जैसे कि चाइना, जर्मनी, जापान, रूस, चाइना, जर्मनी, जापान, रूस अपनी अधिकतम जनसंख्या तक पहुंच चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आगामी 30 वर्षों में 14% गिरावट आने की भी प्रायोरिटी है, संभावना है। और नेक्स्ट चल देंगे, ऐसे देश जो जल्दी शिखर पर पहुंचने वाले हैं, अब बिकमिंग अग्री कंट्री कौन कौन से हैं, यानी कि दुनिया की 10% आबादी यानी कि 48 देश कौन कौन से, ब्राजील, ईरान, टर्की और वियतनाम 2025 से 2054 के बीच, 2025 से 2054 के बीच अपने अपने उच्चतम लेवल पर पहुंच जाएगी। लेकिन दुनिया की 28% जो आबादी यानी कि 63 देश है, ये जैसे कि चाइना है, जर्मनी है, जापान, रूस है, अपनी उच्चतम शिखर यानी कि शीर्ष यानी कि जनसंख्या तक पहुंच चुकी है। लेकिन आगामी 2054 तक दुनिया की 10% आबादी 48 देश से अपने उच्च लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी। जबकि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग आगामी 30 वर्षों में 14% क्या गिरावट आने की भी संभावना है। ऐसे देश जिनकी जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, तो 126 देश जैसे कि भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और अमेरिका की आबादी 2054 के बाद भी बढ़ती रहेगी और 2100 के आसपास शिखर पर पहुंच सकती है, और 2100 के आसपास यह शिखर पर पहुंच सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे देश जिनकी आबादी बढ़ रही है, उच्च गति से, तीव्र गति से बढ़ रही है और 2100 के आसपास शिखर पर पहुंच सकती है। नेक्स्ट है अंगोला, कांगो, नाइजीर और सोमालिया जैसे देशों में 2024 से 2025 के बीच जनसंख्या दोगुनी होने की संभावना है। तो 2024 से लेकर के 2054 के बीच में जनसंख्या दोगुना होने की संभावना है। कांगो, नाइजीरिया, अंगोला और सोमालिया में होने की प्रायोरिटी है। और वर्तमान जनसंख्या जैसे अंगोला की पढ़ेंगे कितनी है, 39 मिलियन है। कांगो कितनी है, 6.5 मिलियन है। सोमालिया कितनी है, 19.7 मिलियन है। अब प्रजनन दर और देख लीजिएगा, प्रजनन दर 2024 के अकॉर्डिंग वैश्विक औसत प्रजनन दर है, विश्व की जो औसत प्रजनन दर है वो कितनी है, देख लीजिए। वैश्विक औसत प्रजनन दर है वो गिर करके 2.25 जन्म प्रति महिला हो गई है। तो प्रति महिला वैश्विक जनन प्रजनन दर है वो कितनी हो गई है 2024 के अकॉर्डिंग, वो है 2.25। इंपॉर्टेंट है, कितनी होगी, 2.25 हो चुकी है। लेकिन जीवन जो प्रत्याशा है, व्यक्ति के जीवन जीने की जीवन प्रत्याशा है, ये 2025 में वैश्विक स्तर के ऊपर, वैश्विक पटल पे औसत जीवन प्रत्याशा है वो कितनी हो गई, 73.5 यानी कि 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। तो वैश्विक स्तर पे औसत प्रजनन दर 2.25, वैश्विक स्तर पे जीवन प्रत्याशा 73.3 वर्ष तक ये पहुंच गई है। और अब आगे चलते हैं, अल्ट्रा स्लो प्रजनन दर कि ये क्या है, यानी कि जब प्रति महिला औसत जन्म 1.4 से कम है तो वो क्या है, अल्ट्रा स्लो प्रजनन दर है। और प्रभावित जो देश हैं वो कौन कौन से, चाइना, साउथ कोरिया, इटली, स्पेन जैसे 24 देश इस कैटेगरी में शामिल है। और न्यूनतम जो स्तर है यानी कि हांगकांग, दक्षिण कोरिया में यह दर 0.75 से भी नीचे है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हम देखेंगे नंबर फर्स्ट प्रजनन दर है। देखो 2024 में कितनी हुई, 2.25 जीवित जन्म प्रति महिला है, और 2040 में जो ये घट करके कितनी हो जाएगी, 2.1 होने का इसका अनुमान है।
और दूसरा पढ़ेंगे दीर्घायु में वृद्धि। विश्व में जीवन प्रत्याशा 2019 में कितनी थी? 72.8 वर्ष थी। और 2024 में कितनी है? 73.3 वर्ष है। लेकिन अब देखिए अनुमान, यानी कि 2050 में यह 77.2 होने की उम्मीद है। तो अब तो 73.3 है, लेकिन 2050 के अंदर यह 77.2 होने की पूरी चांस उम्मीद है। और इसका मतलब क्या है? यानी कि आने वाले समय में युवा तो कम होंगे, आने वाले समय में युवा तो कम होंगे लेकिन बुजुर्ग ज्यादा होंगे। युवा तो कम होंगे लेकिन बुजुर्ग ज्यादा होंगे। और अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जो भी आपके सिलेबस का टॉपिक है। कंटिन्यू आप बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे। देखो आप कमेंट करते हो तो इसमें क्या है कि एक टॉपिक को तैयार करने में औसतन 12, 13, 15 दिन लग जाते हैं। ना जाने कई सारी ऑफिशियली रिपोर्ट है, वर्ल्ड की जो रिपोर्ट जारी होती है जनसंख्या वगैरह की, पीछे के पीवाई जो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन कैसा पूछा गया उसके आधार पे कंटेंट को भी और अपडेट किया जाता है। कई बार क्या पिछले साल करवाया, हमें लगा कि इसमें प्रश्न नहीं पूछे गए तो उसमें क्या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उनको हम इंप्रूव करते हैं, नया कुछ और एड क्या करना है। तो इस प्रकार से कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है। एज इट छापना हो तो दूसरे दिन क्लास करवा दें, लेकिन समय लगता है। इस क्लास के अंदर न जाने कितनी साइट को खंगाला गया है, ऑथेंटिक प्रमाण दिखे गए हैं। और अगला जो हम पार्ट पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट, प्रवासन के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। प्रवासन क्या है? देखो प्रवास के कारण एवं प्रकार। प्रवास के कारण और प्रकार क्या है? अपने सामान्य निवास स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बसना। अपने सामान्य निवास स्थान से जाकर के किसी दूसरे स्थान पर जाकर के बसना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जैसे आपको पता है कि आप कहीं और क्षेत्र से, मान लो आप बिहार से जाकर के राजस्थान में आ रहे हो या बिहार से दिल्ली में जाकर के आ रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। और अब बात करेंगे उत्प्रवास। इमिग्रेशन क्या है? किसी एक महाद्वीप या देश या क्षेत्र या स्थान के लोगों का दूसरे देश या क्षेत्र में जाकर के बसना। कोई एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? उत्प्रवास कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। एक पढ़ेंगे अप्रवास पढ़ेंगे कि किसी देश में जीवन की सुख सुविधाओं के लिए अप्रवास। किसी देश में जीवन की सुख सुविधाओं के लिए अप्रवास, जो कि किस स्तर पे है? एक तो स्थानीय स्तर के ऊपर भी है और एक पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर है। और अब बात करेंगे प्रवासन के रीजन क्या क्या है, प्रवासन के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले काम या आर्थिक अवसरों की तलाश में कोई व्यक्ति अपना काम धंधे के लिए, अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जीविका अर्जन कर लिए, काम के लिए कोई दुबई चले जाते हैं, कई और कंट्री चले जाते हैं, तो काम के लिए। दूसरा है संघर्ष उत्पीड़न से बचने के लिए। किसी देश के अंदर मान लो किसी प्रकार का विवाद है, जैसे कि अब वैश्विक स्तर पे ऊपर देखते हैं कई कंट्रीज के अंदर विवाद चल रहा है, तो उस संघर्ष या उत्पीड़न या वाद विवाद से बचने के लिए भी प्रवासन हो सकता है। तीसरा है क्लाइमेट परिवर्तन, जहां पे ज्यादा कोई भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, तो उनसे बचने के लिए। प्राकृतिक आपदा, जलवायु चेंजेस है, उनसे बचने के लिए पर्यावरणीय कारण की वजह से भी लोग क्या है? प्रवास कर रहे हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले में विभाग के अनुसार जो हम अपडेट पढ़ेंगे वो क्या है। देखो दोस्तों 2024 के अंदर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी 304 मिलियन, वापिस सुनिएगा, यहां पे है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार, यानी कि 2024 में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी 304 मिलियन, जो कि 1990 में कितना था? 124 मिलियन की तुलना में लगभग दोगुना है। यानी कि 1990 में कितना था? 154 मिलियन था, और इसी प्रकार से 2024 में कितना है? 304 मिलियन है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक जनसंख्या का कितना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक जनसंख्या का कितना परसेंट है? 3.7% है, जो कि 1990 में कितना था? 2.9% था। यानी कि अब है वो 3.7 है, 1990 में 2.9 है, तो यानी कि बढ़े हुए हैं, और उसका डबल हो गया। 1990 में 154 मिलियन थे, अब कितना? 304 मिलियन हो चुके हैं। और इसके अलावा महिला जो प्रवासी है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का 48% थी, तो महिला जो प्रवासी है वो कितने हैं? 146 मिलियन है। परसेंटेज की बात करें कितना आ जाएगा? 48% आ गया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ये संगठन है प्रवासियों का, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन है। और यह बना कब था? IOM यह बना कब था? 1951 में स्थापित हुआ था। वैश्विक स्तर के ऊपर प्रवास से संबंधित मुद्दों
उनकी चुनौतियों को खोजने में यह मदद करती है। 2016 में आईओएम में संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता करके एक संगठन बन गया। 2016 के ध्यान देना, 2016 में आईओएम ने संयुक्त राष्ट्र के साथ में एक समझौता करके एक संगठन बन गया। और आईओएम की नवीनतम जो योजना वो है वो कब से कब तक के लिए है, यानी कि 4 सालों के लिए है। आईओएम जो बना कब 1954 को बना और 2016 में आईओएम है यह संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता करके एक संगठन बन गया है। और आईओएम की जो नवीनतम योजना है वो 2024 से लेकर 2028 तक की है। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है, सबसे पहला देखेंगे लोगों की जान बचाना, लाइफ सेविंग, प्लस उनको जो यात्रा कर रहे हैं लोगों की उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखना। नेक्स्ट है विस्थापन के समाधान है उनको बढ़ावा देना। और थर्ड है नियमित प्रवासन के लिए सुगम मार्ग है वो बनाना। तो ये 3 मुख्य उसके उद्देश्य हैं। अब बात करेंगे प्रवासन संबंधित वैश्विक कार्रवाई कौन कौन सी है। सबसे पहले है 1994 में काहिरा, 1994 में काहिरा जनसंख्या एवं विकास के ऊपर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे तो प्रवासन के अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। इसके अंदर 1994 में हुआ था प्रवासन संबंधित वैश्विक कार्रवाई के अंदर, 1994 में काहिरा में हुआ था। इसके बाद हुआ था दिसंबर 2018 के अंदर, जिसमें क्या है ये कहां पे हुआ, मोरक्को के माराकेश में हुआ, मोरक्को के माराकेश के अंदर हुआ था। जिसमें देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के ऊपर सम्मेलन हुआ जिसमें सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए वैश्विक समझौता एक GCM किया गया और इसमें 23 लक्ष्यों को अपनाया गया। तो दूसरे के अंदर कुल 23 लक्ष्य है उनको अपनाया गया था। थर्ड देखते हैं मई 2022 के अंदर हुआ, मई 2022 के अंदर हुआ और ये कहां पे हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच 2018 के समझौते की समीक्षा के लिए यह किया गया था। और इसके बाद पढ़ेंगे चौथा मई 2026 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, मई 2026 के अंदर नया पूछ सकते हैं कहां पे, न्यूयॉर्क में हुआ। दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। तो ये है अब जो आपका मई में होगा, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है अगले महीने होगा, तो नया आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि अब आपका एग्जाम जुलाई के अंदर है तो ये पूछ सकते हैं। यानी कि पहला पूछेगा तो काहिरा के अंदर हुआ 1994 के अंदर और लेटेस्ट पूछे तो मई 2026 के अंदर। और ये कहां पे होगा, तो ये न्यूयॉर्क में होगा भाई, न्यूयॉर्क में होगा। दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच, दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होगा। तो ये कहां पे आयोजित होगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होगा, मई 2026 के अंदर आयोजित होगा। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी दिवस घोषित किया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासी दिवस कब घोषित किया था, 4 दिसंबर 2000 को घोषित किया। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया कब जाता है, 18 दिसंबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की थीम, मान लो छप गया प्रश्न, ये मान लो छपने वाला प्रश्न है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है। आजकल जो प्रश्न आ रहा है वो पुराना कम पूछ रहा है, इसको करंट से रिलेट करके पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की जो थीम की बात करेंगे वो क्या थी, मेरी महान कहानी संस्कृति और विकास। तो थीम थी मेरी महान कहानी संस्कृति और विकास, इसकी थीम रखी गई थी। माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट, इसकी थीम रखी गई है 2025 की। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस, भारत की बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय कब, 18 दिसंबर को। भारतीय प्रवासी जो दिवस है यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2025 में 18वां संस्करण है वो कहां पे आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था। तो 2025 का संस्करण था कौन सा, 18वां, हुआ कहां पे, भुवनेश्वर के अंदर। वहां का हम बात करते हैं कि प्रवासन संबंधित वैश्विक कार्रवाई के अंदर, तो यहाँ पे चौथा मई 2026 को न्यूयॉर्क के अंदर। और यहाँ पे पढ़ेंगे तो भारत के अंदर भारतीय जो प्रवासी दिवस है, भारतीय प्रवासी दिवस है 2025 में 18वां भुवनेश्वर के अंदर आयोजित हुआ। अब है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2025 की जो रिपोर्ट है हम उसको देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट 2025, तो OECD, इसका पूरा नाम क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इसकी फुल नेम है। और इसमें कुल कितने देश शामिल है, इसमें कुल 38 देश शामिल है। तो OECD में कुल 38 देश शामिल है, पूरा नाम बता दिया गया है। और OECD देशों में स्थायी प्रवासन जो है वो रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इसमें 4% की इसमें कमी दर्ज की गई है। और श्रम प्रवास में जो गिरावट हुई ना वो -21
परसेंट की कमी हुई है, जबकि मानवीय प्रवास में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 23% की वृद्धि हुई। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो श्रम के अंदर पढ़ेंगे -21% की कमी हुई है, जबकि मानवीय प्रवास में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है, 23% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और ओईसीडी देशों में स्थायी जो प्रवासन है वो 4% कम हुआ है 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक। रीजन क्या है, कारण क्या है, शरणार्थी है वो आवेदन उच्च प्लस नए पुनर्स्थापित शरणार्थी ज्यादा है इस वजह से। और नेक्स्ट देखेंगे 2024 में ओईसीडी देशों ने 1.8 मिलियन अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन स्टूडेंट का स्वागत किया, जो कि 2023 की तुलना में 13% कम है। स्टूडेंट का पूछे तो ये भी आप देख लेना कि 2024 में ओईसीडी जिसमें 38 देश शामिल है, उन्होंने 1.8 मिलियन इंटरनेशनल एजुकेशन स्टूडेंट का स्वागत किया है, जो कि 2023 की तुलना में 13% कम है। अब देखो स्टूडेंट का कि देशों में स्टूडेंट की जनसंख्या प्रवास में गिरावट हुई है। जैसे यूएसए में कितनी गिरावट हुई है, 12% की गिरावट हुई है। यूके में कितनी गिरावट हुई है, 14% की गिरावट हुई है। कनाडा में कितनी है, 39% की गिरावट हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में कितनी गिरावट हुई है, 22% की गिरावट हुई है। रिपोर्ट भी पूछ सकते हैं गिरावट की दृष्टि से। नेक्स्ट है भारत है वो शीर्ष पे रहा है, यानी कि भारत कुशल पेशेवरों का प्रमुख सोर्स है, तो भारत इसमें टॉप पे रहा है। तो आपके भारत के संदर्भ में पूछेगा कि भारत कुशल पेशेवरों का प्रमुख स्रोत है। और विशेष बातें, स्वास्थ्य, निर्माण, तकनीक क्षेत्र ओईसीडी देशों में 2021 से 2023 तक पढ़ेंगे रिपोर्ट के मुताबिक। तो विदेशी डॉक्टर 18.4%, नर्स 8.3%। डॉक्टरों के लिए पढ़ेंगे तो डॉक्टरों के लिए शीर्ष जो देश हैं उसमें पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट कौन सा, भारत। नंबर 2 कौन सा, जर्मनी। नंबर 3 कौन सा, चीन मूल देश है। जबकि नर्सों के लिए पढ़ेंगे शीर्ष कंट्री पढ़ेंगे तो नंबर फर्स्ट फिलीपींस रहा, नंबर 2 पे इंडिया रहा, नंबर 3 पे पोलैंड। शीर्ष 3 देश रहे हैं। तो ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। करंट के संदर्भ में आपको रिलेट करके पूछ सकता है। आजकल प्रश्न सिद्ध नहीं पूछ रहे, कथन पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, दोनों को कंपेयर करके पूछ रहा है, इसको करंट से रिलेट करके पूछ रहा है। तो इसको अच्छे से देख लेना कि ओईसीडी देशों में 2021 से 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 3 कंट्री डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए या देशों में स्टूडेंट की जनसंख्या में प्रवास में गिरावट आई है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी हुई है, यूके में कितनी हुई है, यूएसए में कितनी हुई है। तो ये भी आप इनको एक बार देख लेना। और अब चलते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 मूल देश। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 मूल देश जो कि 2010 से लेकर के 2024 तक रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 मूल देश कौन कौन से हैं 2024 की बात करूंगा। तो नंबर फर्स्ट पे भारत है। नंबर फर्स्ट पे दोस्तों कौन सा है, भारत है। नंबर फर्स्ट पे भारत है। नंबर 2 पे कौन सा, चाइना है। नंबर 3 पे कौन सा, मैक्सिको है। नंबर 4 पे यूक्रेन है। नंबर 5 पे रूसी संघ है। नंबर 6 पे सीरिया अरब गणराज्य है। नंबर 7 पे बांग्लादेश। नंबर 8 पे वेनेजुएला। नंबर 9 पे अफगानिस्तान। और नंबर 10 पे कौन सा, फिलीपींस रहा है। अब इसमें काम की बात देखो, अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष मूल देश जो कि 2010 से लेकर के 2024 तक टॉप का 20 पे रहा, वो कंट्री कौन सी है। तो आप देखोगे भारत 2010 में, 2015 के अंदर भारत, 2020 के अंदर भारत और 2024 के अंदर भी कौन सा, भारत सभी में टॉप रहा है। लेकिन ऐसा स्थान, ऐसा कंट्री जिसने अपना स्थान अब वाली रिपोर्ट में खिसका दिया, गवा दिया, 4th रैंक पे आ गया, वो मैक्सिको। 2010 में नंबर 2 पे मैक्सिको रहा, 15 में नंबर 2 मैक्सिको रहा, 20 में मैक्सिको रहा। लेकिन अब मैक्सिको नंबर 3rd पे आ गया। मैक्सिको अब नंबर कौन से, 3rd, 4th पे नहीं, 4 पे यूक्रेन है, नंबर 3rd पे कौन सा आ गया, मैक्सिको। तो मैक्सिको अब नंबर 3rd पे आ चुका है। नंबर 2 पे कौन सा आ गया, चाइना आ चुका है। और इसी प्रकार से चाइना, यहाँ देखेंगे 2010 में 3 पे था, 2015 में 3 पे था, 2020 में 3 पे था। अब 2024 के अंदर चाइना है वो इसमें नंबर 2 पे आ गया। मैक्सिको नंबर 3 पे आ चुका है। यूक्रेन नंबर 4 पे आ चुका है। रूसी संघ नंबर 5 पे आ चुका है। तो ये भी देख लेना, कई बार के एग्जाम के अंदर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 मूल देश उनका कंपेयर करके 2010 के साथ 2024 के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। और आप फैक्ट देखिए इसके बारे में, मुख्य बातें कौन सी है। भारत 2010 से लेकर के लगातार 2024 तक नंबर 1 के ऊपर बना हुआ है, जो मैंने पढ़ लिया। नंबर यूक्रेन 2020 के बाद बहुत बड़ा उछाल आया है। यूक्रेन का देखेंगे ना, यूक्रेन का 2020 के बाद यूक्रेन का बहुत बड़ा उछाल आया है। सीधा आप देखेंगे
यूक्रेन है, यहाँ पे देखो 10वें पे था यूक्रेन, यहाँ पे नाम ही नहीं आ रहा, सीधा यूक्रेन कौन से पे आ गया, चौथे पे आ गया। तो हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग जो हुआ है किसके अंदर, यूक्रेन के अंदर हुआ है कि 2020 के बाद यूक्रेन का बहुत बड़ा उछाल आया है। अब यूक्रेन कौन से रैंक पे आ गया, चौथे स्थान पे आ चुका है। पहले पे इंडिया, दूसरे पे चाइना, फिर मेक्सिको, फिर यूक्रेन है। मेक्सिको जो कि 2010 में दूसरे स्थान पे था, अब फिसल करके थर्ड रैंक पे आ गया, दूसरे पे चाइना आ चुका है। और वेनेजुला ने 2020 में टॉप 10 में प्रवेश किया और 2024 के अंदर यह है 8वें रैंक के ऊपर आ चुका है। तो ये भी आप देख लेना, कंपेयर करके हमने बड़ा बड़ा इफेक्ट डाला है। और अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 ऐसे देश जहां पे गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के शीर्ष 10 गंतव्य कंट्री कौन कौन सी है, 2010 से लेकर के 2024 तक है। तो इसमें आप देखोगे ना, गंतव्य कंट्री के अंदर देखोगे तो 2010 में यूनाइटेड स्टेट था, 2015 में यूनाइटेड स्टेट था, 2020 के अंदर यूनाइटेड स्टेट था और 2024 में यूनाइटेड स्टेट है। तो सभी में कौन सा रहा है, यूनाइटेड स्टेट रहा है, 2010 से लेकर के 2024 तक रहा। 2010 में नंबर 2 पे जर्मनी रहा, 2015 में सऊदी अरब रहा, 2020 में जर्मनी रहा और फिर 2024 में कौन सा, जर्मनी रहा। तो नंबर फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट है, नंबर 2 पे जर्मनी है, नंबर जो थर्ड देखेंगे कौन सा, सऊदी अरब रहा है। 2020 में सऊदी अरब है, अभी कौन सा, सऊदी अरब है। नंबर 4 पे देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम, यूके रहा, नंबर 4 पे रहा है यूनाइटेड किंगडम। तो यूएस, फिर जर्मनी, सऊदी अरब, यूके और नंबर 5 पे कौन सा, फ्रांस है। नंबर 6 पे कौन सा, स्पेन है। नंबर 7 पे कनाडा है। नंबर 8 पे यूएई है। नंबर 9 पे ऑस्ट्रेलिया है। नंबर 10 पे कौन सा, रूसी संघ है, यूएस। यहां देखेंगे नंबर 2 पे कौन सा, जर्मनी देखेंगे। नंबर 3 पे देखेंगे सऊदी अरब देखेंगे। नंबर 4 पे यूके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फ्रांस है, स्पेन है, कनाडा है, संयुक्त अरब अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया और रूसी संघ है। महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे इसमें तो भारत देखेंगे जरा। भारत 2010 के अंदर भारत की 10 रैंक थी, इसके अंदर हम देखेंगे तो इसमें भारत का नाम नहीं आ रहा। 2020 के अंदर देखेंगे भारत का नाम नहीं आ रहा और इसके अंदर भी भारत का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इसमें देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से है। यूनाइटेड स्टेट पूरे समय ऑल ओवर 2010 से लेकर 2024 तक नंबर फर्स्ट पे रहा है। जर्मनी और सऊदी अरब ने शीर्ष 10 में अपनी जगह बना रखी है। जर्मनी और सऊदी अरब ने, जैसे यूएस यहां पढ़ेंगे फर्स्ट, जर्मनी आ जाएगा और सऊदी अरब आ जाएगा शीर्ष 3 में, टॉप में जगह बनाई है। यूएसए पढ़ेंगे और जर्मनी और सऊदी अरब। भारत 2010 में 10वें स्थान पे 10वें स्थान पे था, लेकिन उसके बाद के वर्षों में भारत टॉप 10 में नहीं आया है। और स्पेन 2024 में लंबी ऊंची छलांग लगा करके 6ठे स्थान पे पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय टॉप 10 गंतव्य कंट्रीज 2010 से 2024 की हमने रिपोर्ट डाली है। और अब इसके बाद में शीर्ष 10 गंतव्य देशों में प्रवासियों का परसेंटेज पूछ ले। जैसे आपने पढ़ा कि ऐसे टॉप 10 गंतव्य देश जहां पे प्रवासियों का परसेंटेज ज्यादा है, मध्य वर्ष 2024 का हम देखा तो उसमें आप देख लीजिए सबसे नंबर 1 क्रम संख्या किसकी है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसमें जनसंख्या में प्रवासियों का परसेंटेज कितना है, ज्यादा है, वो कितना, 74% है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में 74% है। सऊदी अरब में कितना है, 40% है। सऊदी अरब में कितना, 40%, 40.3% है। फिर नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, इसमें कितना, 30.4% है। प्रवासियों का टोटल 10 गंतव्य देशों में प्रवासियों का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 30.4%। कनाडा 22.2% है। जर्मनी 19.8% है। स्पेन 18.5% है। यूके 17.1% है। संयुक्त राज्य अमेरिका 15.2% है। फ्रांस 13.8% है। रूसी संघ कितना है, 5.3% है। तो इसमें टॉप 5 तो देख ही लेना, टॉप 5 देख ही लेना। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 2 पे सऊदी अरब, नंबर 3 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 पे कनाडा, नंबर 5 कौन सा, जर्मनी। और इसके बाद में 2024 के मध्य तक महत्वपूर्ण और कुछ की पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का परसेंटेज कितना है, 304 मिलियन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा लिया था। रिपीट कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी वैश्विक जनसंख्या का कितना परसेंटेज है, तो ये कितना है, 3.7%, 3.7% है। महिला प्रवासियों की संख्या कितनी, 48% आ जाएगी, हमने पीछे पढ़ दिया है। और इसके बाद में बाल जो प्रवासी, ये भी देख लेना, बाल प्रवासी 2020 के अंदर कितने हैं, 12.6%। और युवा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी 2020 के मध्य कितने थे, 11.3%। श्रम प्रवासी 2022 में है 167.7 मिलियन, यानी कि 59%। और
प्रेषण यानी कि यूएसडी पढ़ेंगे 2023 के अंदर पढ़ेंगे कितना 857 बिलियन यूएसए डॉलर। और प्रेषण की जो यूएसडी है 2023 के अंदर कितना है 857 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। विश्व भर में कुल अंतरराष्ट्रीय छात्र तो ये हैं लगभग 7 मिलियन है। लगभग कितने हैं 7 मिलियन है। लापता प्रवासी 2014 से 2025 के बीच कितने हैं 73,000। और मानव तस्करी के शिकार 2002 से 2023 के विश्व में कितने 223,000। और इसके बाद विश्व के मानव तस्करों के पीड़ितों में महिलाओं और लड़कियों की हिस्सेदारी 2023 में कितनी है 70.9%। और विश्व में शरणार्थी और शरण चाहने वाले 2023 के अंत तक कितने हैं 44 मिलियन हैं। इसको भी एक बार आप नजर डाल देना। और ये कंप्लीट हुआ। और अब सेकंड ग्रेड का आपका जो लेटेस्ट रिपोर्ट सारी आ चुकी है। सेकंड ग्रेड के कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र राजस्थान इकोनॉमिक्स या करंट के ऊपर सारे नवीनतम घटनाक्रम को लेकर के एक फाइनल आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो 15 आपकी अप्रैल से स्टार्ट होगी। ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज आपकी इस 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और उसमें पूरा शेड्यूल आपको ऐप के ऊपर, ये जो ऐप है जीके विद राकेश जांगड़े ऐप, इसके ऊपर शेड्यूल डाला पड़ा है। इसमें कुल आपके 12 टेस्ट होंगे। 12 टेस्ट में 8 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होने हैं, 4 आपके फुल सिलेबस के टेस्ट होने हैं, जिसमें वर्तमान का जो पैटर्न है, नवीनतम रिपोर्ट है, आर्थिक समीक्षा है, कृषि उद्योग पर्यटन सेवा, जो भी टॉपिक है हम उसको अपडेट करके देंगे ताकि फर्स्ट पेपर में पासिंग स्कोर में आप बहुत अच्छी ऊंची छलांग लगा करके अपना क्राइटेरिया वो पार कर सकें। और उसी पैटर्न के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्लास कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, जरूर आप रिप्लाई कीजिएगा। और आपके मैसेज आते रहते हैं जैसे नए टॉपिक को लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटेंट तैयार करते रहते हैं। और पीडीएफ का बस 2 दिन वेट कर लो, ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ डाल देंगे। ये जो ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, इसके अंदर फ्री ऐप है, अंदर आपके लिए पीडीएफ डाली गई है। थैंक यू, गुड बाय।